Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, ये हमारी स्टार्ट की गई सीरीज का सेकंड वीडियो है एंड इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि सिंगल वीडियो में सिंगल सेक्टर एंड उसमें ऑपरेट करने वाले एक प्रोमिसिंग स्मॉल कैप को कवर कर रहे हैं सो दैट ये हमारी रिसेंट की हुई स्टडी हमें नेक्स्ट मार्केट रैली में हेल्प करे। तो अभी तक हम एक सेक्टर एंड एक स्मॉल कैप बिजनेस को कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फिर से एक प्रीवियसली कवर किए गए सेक्टर को कवर करेंगे, उसमें ऑपरेट करने वाले एक प्रोमिसिंग स्मॉल कैप के अलावा दो और स्मॉल कैप्स को कवर करेंगे। बाय एंड ऑफ द वीडियो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि इस सेक्टर में आपको क्या करना चाहिए एंड किस तरह के इन्वेस्टर्स को तीनों डिस्कस किए गए किस तरह के बिजनेसेस को फर्दर स्टडी करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप स्टडी को इसलिए पूरा देखें सो दैट आपको पता चले कि स्मॉल कैप्स को स्टडी कैसे करते हैं एंड कवर किया गया एक एक पॉइंट आपकी डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकता है। तो किसी भी बिजनेस को फाइनलाइज करने के लिए तीन लेवल्स पर उसका पास होना जरूरी है। सबसे पहले है सेक्टर या इंडस्ट्री लेवल पर, सेकंड होता है बिजनेस आउटलुक पर एंड थर्ड होता है वैल्यूएशन पर एंड इन तीनों ही एस्पेक्ट्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम अपने वीडियो में स्मॉल कैप्स को कवर कर रहे हैं तो इनके बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होती। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को भी फ्री में ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। इनकी फ्लैगशिप सेक्शन डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। डेमो के लिए हम अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट को ओपन कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि किसी बिजनेस के अंदर 2.5x की ग्रोथ गाइडेंस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, कहीं पर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 2.3x की ग्रोथ गाइडेंस है। एक एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। क्लिक करके आप फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। देन प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं। टाइम सेक्शन में हर वर्किंग डे में हमें वो अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। पर्ल सेक्शन में अगर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को ऐड करते हैं देन उनके बारे में हमें डेवलपमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं यानी हमेशा फ्री रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर की एनुअल कॉस्ट एंड सोवरिन टाइम की एनुअल कॉस्ट आपके सामने ये रही। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है। अवेल करने के लिए कूपन कोड यूज करें फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो बढ़ते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो शुरुआत करते हैं हम आज की डिस्कशन को एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जो इन माय ओपिनियन नेक्स्ट मार्केट रैली में पार्टिसिपेट कर सकती है एंड इंडस्ट्री है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एनालिसिस में चीजें काफी सिंपल हैं। कुछ मेजर पॉइंट्स जो हमें डायरेक्शंस दे सकते हैं एंड जिसका हमें पता होना चाहिए उसमें फर्स्ट ये है कि इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है एंड सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी कंज्यूमिंग नेशन भी है। टोटल गोल्ड डिमांड में 70% शेयर गोल्ड ज्वेलरी का है एंड फर्दर इंडिया के अंदर जो गोल्ड ज्वेलरी डिमांड है इसमें साउथ इंडिया का कंट्रीब्यूशन हायर है। उसके ब्राइडल ज्वेलरी इस इंडस्ट्री में ट्रेडिशनली हायर कंट्रीब्यूशन रखती है, लेकिन अब जो डेली वियर एंड फैशन ज्वेलरी है यहाँ पर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री के साइज की बात करें तो फाइनेंशियल 24 में इसका साइज था 87.82 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड ये बढ़कर हो सकता है 195.35 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय फाइनेंशियल ईयर 32 यानी 10.51% के कैगर की ग्रोथ बनती है फॉर द पीरियड बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 25 टू फाइनेंशियल ईयर 32। लेकिन बिजनेसेस के अंदर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में और भी फास्टर ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जाता जा रहा है। प्रेजेंटली 40% ऑफ मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है एंड बाय फाइनेंशियल 29 50% ऑफ मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास शेयर क्यों जा रहा है? तो पहला कारण है एवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। यहाँ पर मार्केट ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट प्योरिटी एंड क्वालिटी बेंचमार्क्स को काफी प्रेफर किया जा रहा है। ब्रांड्स की अवेयरनेस भी एक कारण है। एक्सटेंडेड सर्विस फोकस भी एक बड़ा कारण है जो कि लॉन्ग टर्म ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका जो नेक्स्ट कारण है मार्केट शेयर का अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जाने का, वो ये है कि प्योरिटी सर्टिफिकेशंस के मैंडेटरी होने के कारण एंड गोल्ड इंपोर्ट्स पर टैरिफ कम होने के कारण ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी एंड अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी के बीच का डिफरेंस काफी कम रह गया है। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी पहले कंपैरेटिवली अफोर्डेबल पड़ जाती थी। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ में। तो इस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी को ग्रो करने में काफी हेल्प की है, जिसमें फर्स्ट है डिमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शंस, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, मैंडेटरी पैन फॉर ट्रांजैक्शन ओवर 2 लाख, हॉलमार्किंग हो गया या फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए डेजिग्नेटेड रेगुलेटर अपॉइंट करना। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 3 ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग में या फिर इनफैक्ट कंपनीज के सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ये है कि गोल्ड प्राइसेस हायर होने के कारण लाइट वेट एंड लो कैरेट ज्वेलरी काफी ट्रेंड में आई है। जो इस ट्रेंड को अच्छे से कैपिटलाइज कर पाएगा उसके पास बाकी प्लेयर्स के
कंपैरिजन में एक एज रहेगा। सेकंड है यूनिसेक्स ज्वेलरी का ट्रेंड में आना। बेसिकली नई जनरेशन यूनिसेक्स ऑर्नामेंट्स को प्रेफर कर रही है सो दैट कंटेम्पररी फैशन सेंस आए रादर देन टिपिकल सोशल सेंस आर ऑब्लिगेशन। थर्ड ट्रेंड को प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया भी है एंड वो है ब्राइडल ज्वेलरी के अलावा रूटीन एंड फैशन ज्वेलरी एक अट्रैक्टिव सेगमेंट की तरह इमर्ज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। तो इंडस्ट्री लेवल पर हमें डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, किसी तरह की हेडविंड नहीं है। तो स्टडी का जो फर्स्ट लेवल है दैट इज सेक्टर या इंडस्ट्री में ग्रोथ होना, किसी तरह की हेडविंड ना होना, ये उसमें पास होता है। तो यहां तक वीडियो को देख लिया है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड पर, जो कि एक लीडिंग B2B प्लेयर है एंड ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री लीडर्स इनके क्लाइंट्स हैं। चाहे जोया लुकास हो गया, PNG गडगिल हो गया, मालाबार गोल्ड्स हो गया, कल्याण ज्वेलर हो गया, कैरेट लेन हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, इंद्रिया बाई आदित्य बिरला हो गया। तो बिजनेस के अंदर पहली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये हो रही है कि ये अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ वॉलेट शेयर बढ़ाने पर काम कर रहे हैं एंड वो ऐसे कि पहले तो इन्होंने स्पीड बैंगल का एक्विजिशन किया है जो कि गाना एंड गोल्ड के नाम से जानी जाती थी। तो इससे इनकी एंट्री लाइट वेट इटालियन बैंगल सेगमेंट में हुई है। उससे पहले लास्ट ईयर इन्होंने स्टार मंगलसूत्र एंड स्पार्किंग चेन्स लिमिटेड का एक्विजिशन किया था एंड इससे इनकी एंट्री मंगलसूत्र सेगमेंट एंड चेन सेगमेंट में हुई है। तो इन तीन नए सेगमेंट्स को ऐड करने से इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज भी बढ़ा है एंड ये तीन नए सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सप्लाई करके अपना वॉलेट शेयर बढ़ा सकते हैं। उसका सेकंड स्ट्रेंथ की बात करें तो आज इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ये 6% के अराउंड है। ये इसे अब बढ़ाने पर काम कर रहे हैं एंड वो ऐसे कि इन्होंने एडवांस गोल्ड मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है यानी कि गोल्ड ये क्लाइंट का होगा एंड इनका काम सिर्फ मेकिंग का होगा। तो इस मॉडल के थ्रू ये 10 to 12% की रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान कर रहे हैं बाय फाइनेंशियल 27। इससे इनके वर्किंग साइकिल बेटर होंगे, कैश फ्लोस बेटर होंगे एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बेटर होंगे। तो सेकंड मार्जिन इनके ऐसे बेटर होंगे कि ये अब स्टड वेस्ट लो कैरेट ज्वेलरी का शेयर भी बढ़ा रहे हैं एंड यहां पर मार्जिन हमेशा हायर मिलते हैं। थर्ड, ये अपने मार्जिन को इस तरह से बढ़ाने वाले हैं कि ये ओवरऑल बोरोइंग में गोल्ड मेटल लोन का शेयर बढ़ाने वाले हैं एंड यहां से ये 5.5% तक का इंटरेस्ट रेट सेव कर पाएंगे। उसका दुबई में इन्होंने एक नया ऑफिस सेटअप किया है सो दैट मिडिल ईस्ट में ये अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर पाए एंड बाय फाइनेंशियल 27 ये ओवरऑल रेवेन्यू में 20% ऑफ शेयर एक्सपोर्ट मार्केट से लाने वाले हैं। तो इससे भी क्या होगा कि इनके डेटर डेज कम होंगे, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगी क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में उधारी कम रहती है। इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स के चलते मार्च 27 तक ये नेट कैश पॉजिटिव होने का टारगेट दे रहे हैं एंड तब तक के लिए इन्होंने जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो ऑलरेडी रेज कर रखे हैं। तो एक बार ये कैश पॉजिटिव हो जाएंगे तो इनके जो प्राइस टू अर्निंग है उसमें भी हमें री रेटिंग देखने को मिलेगी एंड उसके बाद ये ऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। गाइडेंस की बात करें तो बाय फाइनेंशियल 27 ये 7600 की टॉप लाइन बनाने का टारगेट कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है एंड इसे ये ऐसे अचीव करने वाले हैं कि प्रेजेंट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये है 14.4 टन पर ईयर एंड इसे ये बढ़ाकर 4.5 टन पर मंथ करने वाले हैं एंड ये 3 टाइम से ज्यादा की कैपेसिटी एक्सपेंशन बनता है। तो सेकंड जो लेवल है यानी कि बिजनेस आउटलुक में भी ये पास होता है। तो अब हमें देखना है वैल्यूएशन एंड रिस्क। तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये हमें फेयरली वैल्यूड दिख रहा है बट जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है इसे हम अंडर वैल्यूड बोलेंगे एंड इनफैक्ट 5 ईयर के प्राइस टू अर्निंग का मीडियन चार्ट लगाकर भी देखें तो ये 5 ईयर के मीडियन पी से नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर मार्च 27 में जैसा कि इनका प्लान है तब तक ये नेट कैश पॉजिटिव हो जाते हैं तो प्राइस टू अर्निंग का री रेटिंग भी होगा, यहाँ पर ये हायर प्राइस टू अर्निंग कमांड करेंगे। तो रिस्क की बात करें तो अगर मार्च 27 तक ये नेट कैश पॉजिटिव नहीं होते हैं तो ये ऑफ कोर्स एक नेगेटिव डेवलपमेंट होगी एंड सेकंड रिस्क यही है कि ये एक स्मॉल कैप है जो कि काफी वोलाटाइल रहते हैं एंड नए इन्वेस्टर्स के लिए इतने वोलाटाइल बिजनेस सूटेबल नहीं होते। तो सेकंड बिजनेस जिसकी नियर टर्म आउटलुक स्काई गोल्ड की तरह प्रॉमिसिंग तो नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऑफ कोर्स वो डेवलपमेंट्स भी देखेंगे। तो बिजनेस का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। तो क्या है कि यहाँ पर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया तो आपको क्लियरली ये पता चलने लगेगा कि आपको कब क्या करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो लैब ग्रोन डायमंड से आती है एंड ये ओवरऑल रेवेन्यू में 90% का कंट्रीब्यूशन रखती है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स का क्या है कि इनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नेचुरल डायमंड की तरह ही होती है, बस ये लैब में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, किसी तरह की माइनिंग नहीं होती है, इसलिए ये प्राइस में काफी चीपर पड़ते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल डायमंड्स। सारी प्रॉपर्टीज सेम है एंड कॉस्ट कम है तो इसलिए इनका अडॉप्शन भी काफी फास्ट पेस पर हो रहा है
स्पेशली यूएस में, एंड अब इंडिया में भी इसका अडॉप्शन होना स्टार्ट हो गया है, जो कि आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। एंड ये जो स्टड बेस्ड ज्वेलरी रहती है इसमें मार्जिन हमेशा हायर देखने को मिलते हैं। एंड हमने स्काई गोल्ड के केस में भी देखा था कि वो भी अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए स्टड बेस्ड ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। तो यही कारण है कि अगर इनके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये 20% या 21% तक पहुंच चुके हैं, जो कि इंडस्ट्री में सबसे हायर हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि इनकी 90% ऑफ रेवेन्यू यूएस मार्केट से आती है। एंड हमने बताया था कि यूएस द्वारा इंडिया पर टैरिफ इंपोज करने के बाद इन्होंने यूएस ओरिजिन कॉस्टिंग मॉडल को अडॉप्ट किया। यहां पर इनकी जो यूएस में सब्सिडरी है ये बिगिनिंग का कुछ काम यूएस में ही करती है, एंड देन इन कास्टिंग्स को इंडिया में शिप कर दिया जाता है फॉर वैल्यू एडिशन वर्क, जिससे ये टैरिफ के इंपैक्ट से ऑलमोस्ट बाहर आ जाते हैं। एंड इस प्रोसेस में इनका जो भी एक्सपेंडिचर बढ़ा है ये इन्होंने 100% कस्टमर्स को पास भी कर दिया है। तो आज अगर हम यूएस के लार्जेस्ट रिटेलर्स को देखें तो उनकी टोटल रेवेन्यू में 30 से 35% कंट्रीब्यूशन लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का है, एंड ये सेगमेंट लगातार ग्रो भी हो रहा है। एंड यूएस के इस सेगमेंट में ये कंप्लीटली पेनिट्रेटेड भी है, तो इससे क्या है कि जो ग्रोइंग टैम है दैट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट, उसका बेनिफिट इन्हें भी मिलेगा। एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ वॉलेट शेयर बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। तो ओवरसीज मार्केट से जो भी रेवेन्यू आती है इसमें 20% कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन सेगमेंट का भी है। तो यहां से ये पता चलता है कि यूएस मार्केट में ऑनलाइन सेगमेंट में भी ये अपने आप को काफी अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यूएस मार्केट में जो लैब ग्रोन डायमंड्स का अडॉप्शन हो रहा है एंड जो इस सेगमेंट का साइज बढ़ रहा है ये उसके वन ऑफ द अर्ली मूवर बेनिफिशियरी हैं। तो जैसा हमने प्रीवियसली भी बताया था कि इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स की एक्सेप्टेंस को देखते हुए इन्होंने अपना डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है ओरिजेम के नाम से। कुछ स्टोर्स आपके सामने ये रहे, कुछ स्टोर्स ये हैं। टोटल 11 स्टोर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। उसका 15 से 18 नए स्टोर्स अलग अलग स्टेजेस पर हैं, एंड इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनके 20 से 25 ऑपरेशनल ओरिजेम स्टोर्स हो सकते हैं। जो भी स्टोर्स एस्टैब्लिश हुए हैं ज्यादातर मुंबई में है, एक बेंगलुरु में है एंड 2 नोएडा में है। नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया दोनों में ही ये अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने पर काम कर रहे हैं। सारे स्टोर्स को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में। एंड इस दौरान हम सब जानते हैं कि दिवाली धनतेरस भी रहते हैं। तो ओरिजिम स्टोर्स को ओपन करने के लिए इन्होंने 202 करोड़ का QIP किया था। तो एक स्टोर को ओपन करने में 3.5 करोड़ से 4 करोड़ की कॉस्ट लगती है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी तक जो फंड्स का स्टेटस है उससे ये 55 से लेकर 65 के बीच में स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, एंड ये सारे कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पर रहेंगे। उसके बाद इनका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट था कि इनको 200 से 300 स्टोर्स ओपन करने हैं। बाद में हो सकता है ये फ्रेंचाइजी मॉडल को अडॉप्ट करें। इसके लिए जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा। तो अभी इस बिजनेस के अंदर जिन डेवलपमेंट्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो यही है कि स्टोर्स किस तरह से ओपन हो रहे हैं, जो स्टोर्स ओपन हो गए हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है, स्टोर्स को मैच्योर होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नए स्टोर्स को ओपन करने के लिए क्या प्लान है। क्योंकि मार्केट को ना हमेशा विजिबिलिटी चाहिए होती है रेवेन्यू की। अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट्स भी पोस्ट कर रही होती है लेकिन विजिबिलिटी नहीं होती है तो स्टॉक प्राइस पर हमें कभी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स क्या है कि ये जो रिटेल बिजनेस होता है ना, अगर इसे कोई क्रैक कर ले एंड अपनी ब्रांड की एक्सेप्टेंस करा दे, ये कंपनी के लिए काफी गेम चेंजर साबित होता है। बट ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता, चैलेंजिंग रहता है। तो इस तरह के बिजनेसेस के अंदर हमें किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए वो भी हम लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तब बताएंगे। तो अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये हमें समवट फेयरली वैल्यूड दिख रहे हैं, एंड जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से भी ये फेयरली वैल्यूड ही हैं। तो डोमेस्टिक ओरिजिम के बिजनेस को ये जैसे जैसे क्रैक करते जाएंगे तो यहां पर भी वैल्यूएशन का री रेटिंग हो सकता है। तो थर्ड बिजनेस जो कि एक माइक्रो कैप है, इसे हमने सिर्फ एक ही बार कवर किया हुआ है इस वाले वीडियो में। क्यों कवर किया है, क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो भी बताएंगे। तो बिजनेस का नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया की जो ऑर्गेनाइज्ड मंगलसूत्र मार्केट है इसमें ये 6% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं, एंड ये सेंसस कैलेंडर ईयर 23 का है। एंड इन प्रोडक्ट्स को अपने कुछ रेपुटेटेड क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं, जैसे कि मालाबार गोल्ड हो गया, तनिष्क हो गया, जीआरटी ज्वेलर्स हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, इंद्रिया हो गया, जॉया लुकास हो गया। एंड 6% ऑफ मार्केट शेयर किसी माइक्रो कैप के पास होना ये काफी बड़ी बात होती है। एंड हमने प्रीवियसली भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जब किसी भी बिजनेस के एक प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस अच्छे से मार्केट में बन जाती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ अपने वॉलेट शेयर को बढ़ा सकता है नए सेगमेंट के प्रोडक्ट को लॉन्च करके, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट के कारण जो ट्रस्ट बना हुआ है उससे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो उनके नए प्रोडक्ट्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड यही अब ये कर रहे हैं कि ये नए सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि चेन्स हो गया, रिंग्स हो गया, इयररिंग्स एंड नेकलेस। अपनी ज्योग्राफिकल रीच को बढ़ाने के लिए इन्होंने 4 थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर्स को भी हायर किया है। तो आईपीओ के थ्रू इन्होंने जो 400 करोड़ रेज किए थे, तो इस कैपिटल का यूज इन्होंने एज अ वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया है। अगले 2 सालों में 150 करोड़ के अराउंड कैश जनरेट कर सकते हैं, जिसे फिर से बिजनेस में डिप्लॉय कर दिया
जाएगा एंड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स ये अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साइज को डबल करने का भी प्लान कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी है नहीं क्योंकि रेगुलर प्रेजेंटेशंस या कॉन कॉल्स नहीं आई हैं क्योंकि न्यूली लिस्टेड बिजनेस है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में समवट फेयरली वैल्यूड ही है, या फिर जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से तो फेयरली वैल्यूड है ही। तो यहाँ पर होता है क्या कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ही 2-3 अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। पहले वो इन्वेस्टर्स जिन्हें बहुत ज्यादा चीजों को ट्रैक नहीं करना है, नियर टर्म के भी ट्रिगर्स सॉलिड चाहिए एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ट्रिगर्स भी बेटर चाहिए, तो उनके लिए सूटेबल होता है कि वो स्काई गोल्ड जैसे बिजनेसेस को स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही चीज को ट्रैक करना है कि मार्च 27 में ये नेट कैश पॉजिटिव हो जाए। सेकंड, वो इन्वेस्टर्स जिन्हें लॉन्ग टर्म में सॉलिड स्टोरी चाहिए, वो स्टोरी मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं एंड नियर टर्म में काफी पेशेंस रखने के लिए भी तैयार होते हैं, तो उनके लिए गोल्डियम इंटरनेशनल जैसे बिजनेसेस को स्टडी करना सूटेबल रहता है। एंड थर्ड, वो इन्वेस्टर्स जो थोड़े हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस में थोड़े हायर रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, तो उनके लिए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र जैसे बिजनेसेस सूटेबल रहते हैं स्टडी करने के लिए। तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आप डेफिनेटली कर दें, जिससे मोटिवेशन पाकर हम आपको रेगुलर फॉलोअप देते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।